डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट के एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियाँ। यह सब्जेक्ट हमारा 100 कोड से जाना जाता है। एरर्स इन मेजरमेंट, मापन यंत्र से मापी गई राशि में कुछ न कुछ अनिश्चितता जरूर रहती है और यह अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपन ले तो उससे जो भी क्वांटिटी अपन मेजर करने जा रहे हैं उस मेजरमेंट में कहीं न कहीं इनडेफिनेटनेस रहती है और यह इनडेफिनेटनेस ही हमारी एरर कहलाती है। दो टर्म हमारे पास यहाँ पर है, यथार्थता, परिशुद्धता, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। दोनों में पहले हम अंतर स्पष्ट करें। जहाँ एक्यूरेसी हमें ये बताती है कि किसी भी क्वांटिटी को अपन ने मेजर किया तो जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है वह उसके ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। हम यह कह सकते हैं कि यथार्थता हमें यह बताएगी कि मापी गई राशि का जो मान आया है हमारे पास वह उसके वास्तविक मान के कितना समीप है, कितना क्लोज है। परिशुद्धता की हम बात कर लें, प्रिसीजन की, तो परिशुद्धता हमें ये बताएगी कि उस राशि का मापन किस सीमा तक किया गया है। जैसे माना कि कोई स्केल हमारे पास है, लंबाई का अपन ने मापन किया है, उस स्केल का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब उसकी प्रिसीजन जो है वह 0.1 सेंटीमीटर है, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक है। ठीक है, लेकिन अगर हमने कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया है और उससे 0.001 सेंटीमीटर तक हमने शुद्धता से इसका मापन किया है लंबाई का, तो वहाँ पर प्रिसीजन 0.001 सेंटीमीटर होने के कारण यहाँ पर प्रिसीजन जो है वह ज़्यादा परिशुद्ध होंगे, मापन जो है वो ज़्यादा परिशुद्ध होंगे, प्रिसाइज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी ये बताएगी कि ऑब्जेक्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, जबकि प्रिसीजन हमको ये बताएगी कि उस क्वांटिटी की जो मेजर किया है आपने वो किस लिमिट तक किया है। एग्जाम्पल के द्वारा हम इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। माना किसी लंबाई का वास्तविक मान 2.328 मीटर है। एक उपकरण से अपन ने इसी राशि को नापा है, मान प्राप्त हुआ है 2.3 मीटर। दूसरे उपकरण से इसी राशि का मापन किया गया है, मान प्राप्त हुआ है 2.128 मीटर। अब ये जो दो मान प्राप्त हुए हैं, जो मेजर्ड वैल्यू है 2.3 मीटर एक उपकरण से, दूसरे उपकरण से 2.128 मीटर, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो 2.3 मीटर वैल्यू है दैट इज मोर क्लोजर टू ट्रू वैल्यू, ये वास्तविक मान के ज़्यादा नज़दीक है इसकी तुलना में। ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि प्रथम उपकरण से जो लंबाई का मापन किया गया है वह अधिक यथार्थ है, यह अधिक यथार्थ है, अर्थात ज़्यादा एक्यूरेट है। जबकि हम बात करें प्रिसीजन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे दशमलव के पहले स्थान तक ही इसमें राशि का मापन किया गया है, जबकि इस उपकरण की सहायता से दशमलव के तीसरे स्थान तक राशि का सही से मापन किया गया है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो दूसरा उपकरण है उससे जो मान हमें प्राप्त हुआ है वह ज़्यादा परिशुद्ध है, अधिक परिशुद्ध है, मोर प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि डेसिमल की थर्ड प्लेस तक मेजरमेंट है, जबकि फर्स्ट एपरेटस से डेसिमल की फर्स्ट प्लेस तक की मेजरमेंट हुआ है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो पहला उपकरण से जो राशि का मापन हुआ है वह अधिक यथार्थ तो है, लेकिन परिशुद्धता की बात करें तो कम परिशुद्ध है। दूसरे उपकरण की बात करते हैं तो जो मान अपने को प्राप्त हुआ है वो कम यथार्थ है, लेस एक्यूरेट है, क्योंकि इसकी तुलना में वास्तविक मान के नज़दीक नहीं है। ऐसी स्थिति में लेकिन हम बात करेंगे परिशुद्धता की, प्रिसीजन की, तो आप देखेंगे कि दूसरे उपकरण से जो मान प्राप्त हुआ है दैट विल बी मोर प्रिसाइज देन द मेजर्ड वैल्यू बाय फर्स्ट एपरेटस। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन त्रुटि की बात यहाँ पर कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझें, किसी स्टैंडर्ड वैल्यू कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास अपन ने निकाला है, दो ऑब्जर्वर हैं ए एंड बी, दोनों के अलग अलग ऑब्जर्वेशन हैं। ए के ऑब्जर्वेशंस ये 24.5 kg, 24.4 kg, 24.6 kg, इनका एवरेज निकाल लेते हैं, वो आता है 24.5 kg। ऑब्जर्वर बी है, प्रेक्षक बी है, उसके मान कुछ अलग हैं,
26.3 किलोग्राम, 26.7 किलोग्राम, 25.8 किलोग्राम, औसत निकालेंगे तो आता है 26.3 किलोग्राम। अब यहाँ पर अपन बात करें तो आप ये देखेंगे कि जो ट्रू वैल्यू है वह है 26 kg। जो प्रेक्षक बी के मान हैं वह ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि प्रेक्षक बी के मान ज़्यादा एक्यूरेट हैं इन कंपेरिजन टू प्रेक्षक मेजर्ड वैल्यू ऑफ प्रेक्षक ए। ठीक है, जो ऑब्जर्वर ए ने वैल्यू मेजर की है वो वैल्यूज लेस एक्यूरेट है और जो ऑब्जर्वर बी ने वैल्यू मेजर की है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है। ये देखिए बी के प्रेक्षण ए के प्रेक्षण की तुलना में वास्तविक मान के अधिक निकट है, अतः बी के प्रेक्षण ए के प्रेक्षण की तुलना में मोर एक्यूरेट है। लेकिन ये देखेंगे आप बी के जितने भी प्रेक्षण हैं वो ए के प्रेक्षण की तुलना में अधिक अंतर पर है। वापस से अपन देखें ए के मेजरमेंट ये रहे, ऑलमोस्ट क्लोज है 24.5 के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपन बात करें तो मेजरमेंट क्या है 26.3, 26.7, 25.8। यहाँ पर देखेंगे 26.3 के अराउंड तो है लेकिन ये ज़्यादा दूरी पर है इन कंपेरिजन टू दिस। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि जो प्रेक्षक ए के मान हैं वह हमें ज़्यादा जो है प्रिसाइज मिलेंगे। बी के समस्त प्रेक्षण ए के प्रेक्षण की तुलना में एक दूसरे से अधिक अंतर पर हैं, अतः ए के प्रेक्षण बी की प्रेक्षण की तुलना में अधिक परिशुद्ध, मोर प्रिसाइज है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं ए के प्रेक्षण मोर एक्यूरेट हैं, बी के प्रेक्षण मोर प्रिसाइज है। ए के प्रेक्षण लेस एक्यूरेट है लेकिन मोर प्रिसाइज है, बी के प्रेक्षण मोर एक्यूरेट है लेकिन लेस प्रिसाइज है। एक ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण तब वैलिड होता है जबकि वो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो। तो एन ऑब्जर्वेशन इज वैलिड इफ इट इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। तो यहाँ पर अपने दो शब्दों को समझा है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ठीक है, और आगे अपन बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मापन में जो त्रुटियां हमें मिलती है उनको अपन मुख्यतया 3 भागों में बांट सकते हैं। वी कैन क्लासीफाई द एरर्स इन मेजरमेंट इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट, क्रमबद्ध त्रुटियां, सिस्टमेटिक एरर। सेकंड, यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम एरर। थर्ड, स्थूल त्रुटियां, ग्रॉस एरर। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि ये जो त्रुटियां हैं इनके क्या क्या अर्थ हैं, कैसे इनको हम न्यून कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इन त्रुटियों को कई बार हम शून्य नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रयास करें कि ये एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाए, न्यून हो जाए। क्रमबद्ध त्रुटियाँ, सिस्टमेटिक एरर, ऐसी त्रुटियाँ जो किसी एक डायरेक्शन में प्रोग्रेस होती हो, किसी एक दिशा में प्रवृत्त होती हो, तो उसे अपन क्रमबद्ध त्रुटियाँ कहेंगे। क्रमबद्ध त्रुटियों के जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वो यहाँ पर अपन बताए गए हैं। अब हमने बताए हैं यंत्रगत त्रुटियाँ, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, उपकरण के कारण त्रुटियाँ, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर में आएगी। अब उपकरण के कारण त्रुटि कैसी हो सकती है वो अपन देखें। तो जो उपकरण अपन ने काम में लिया है अगर वह उपकरण उपयुक्त नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसके कारण त्रुटि होगी और वह त्रुटि जो है वह क्रमबद्ध त्रुटि की कैटेगरी में आएगी और इसे अपन स्पेसिफिकली कहें तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगी। हो सकता है जैसे कोई थर्मोमीटर अपन ने लिया, उस थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं लेकिन उसका कैलिब्रेशन ठीक नहीं हुआ। कैलिब्रेशन कैसे ठीक नहीं हुआ, जैसे हम ये कहें कि उस पर मार्किंग की हुई है 60 डिग्री, 70 डिग्री, अब 80 डिग्री उसमें नहीं है, सीधा 70 के बाद उसने गलती से 90 लिख दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहाँ पर एरर होगी। ठीक है, तो ये एरर किसकी वजह से है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर होगी वह इंस्ट्रूमेंटल एरर की कैटेगरी में आएगी। एक और एग्जांपल दें, वर्नियर कैलिपर्स हमारे पास है, दोनों अपने जो जॉ हैं उनको जबड़े हैं उनको मिला दिया है और ऐसी स्थिति में भी वर्नियर का जीरो जो है वह मुख्य स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। अब ये एरर किसकी वजह से, दैट इज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, तो वह इंस्ट्रूमेंटल एरर की कैटेगरी में आएगी। दूसरा है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण त्रुटियाँ, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर।
कोई भी एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं उसकी अपनी टेक्निक है, उसका अपना प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर को में कोई इम्परफेक्शन है तो उसकी वजह से, अपूर्णता कोई है उसकी वजह से एरर हो सकती है। जैसे अपन बात करें, कोई भी बॉडी का अपन टेम्परेचर लेते हैं, अगर अपन ने थर्मामीटर बगल में लगाया है तो हमें ताप जो है वह शरीर के वास्तविक ताप से कुछ कम ही मिलेगा। ऐसी स्थिति में हम उसे यदि मुंह में, ज़ुबान के नीचे जो जीभ है हमारी, उसके नीचे रखेंगे तो जो है वास्तविक ताप हमको शरीर का मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर जो भी इम्परफेक्शन उसको दूर करके प्रेक्षण लें। प्रयोग के दौरान कई बार बाह्य परिस्थितियाँ जो है वह प्रेक्षण को प्रभावित करती हैं, तो उन बाह्य परिस्थितियों को भी अपन देखें कि वो किस प्रकार से उसको अपन कम, बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल देना है, यदि अपन किसी वस्तु का प्रतिरोध निकाल रहे हैं, कमरे के ताप पर प्रयोग कर रहे हैं, तो जो प्रतिरोध प्राप्त होगा वो कमरे के ताप पर प्राप्त होगा। अब अगर मुझे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस पदार्थ का प्रतिरोध निकालना है, तो ऐसी स्थिति में हमें या तो उसमें कुछ करेक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कमरे के ताप पर प्रतिरोध और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध कुछ अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर इम्परफेक्शन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रयोग करना थोड़ा कठिन है। इसलिए ऐसी स्थिति में पहले हम कमरे के ताप पर प्रयोग जो है प्रतिरोध निकाल लें, फिर करेक्शन फार्मूला लगा दें, नेसेसरी आवश्यक संशोधन सूत्र लगा दें और उसको दूर कर सकते हैं। कमी को जो हमारी है, अपूर्णता है, उसको अपन कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। व्यक्तिगत त्रुटियाँ, पर्सनल एरर कोई अगर होती है तो उसको भी आप देख सकते हैं। पर्सनल एरर यदि है तो आप देखें कि पर्सनल एरर जो है वह किसके कारण होती है? व्यक्ति के कारण होती है। अब जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, वह व्यक्ति अगर प्रयोग के दौरान सावधानी नहीं रखता है, सावधानी का अपन ये कह सकते हैं कि जैसे उसे बताया गया कि प्रेक्षण लेते समय जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उसमें जो पॉइंटर है वह हमारी आँख की सीध में, दृष्टि की सीध में रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया, उसने साइड में रख कर के ऑब्जर्वेशन लिया है, तो डेफिनेटली वहाँ पर उस व्यक्ति की जो पेक्युलर हैबिट्स है उसकी वजह से एरर होगी और वह व्यक्तिगत त्रुटियों की श्रेणी में आएगी। अब इन त्रुटियों को न्यून कैसे किया जा सकता है? सिस्टमेटिक एरर है, रीजन मालूम है, हमें कारण मालूम है, तो कारण को हम समाप्त करने की कोशिश करें। पहला पॉइंट है, हमें अच्छे उपकरण का चयन करना चाहिए। वी हैव टू यूज ए गुड एपरेटस, ठीक है, गुड एंड आई कैन से एक्यूरेट एपरेटस। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं आपको कि यदि मुझे विद्युत धारा का मापन करना है और धारा का मान जो है वह लगभग 0.2 एम्पियर के आसपास है। अब मैंने इसके लिए एक अमीटर काम में लिया है और वह अमीटर 0 से 100 एम्पियर का है। तो क्या ऐसा उपकरण धारा का हमें सही मान प्रदान करेगा? नहीं। हमें इसके लिए एक्यूरेट एपरेटस यूज़ करना चाहिए। हमें ऐसी स्थिति में 0 से 1 एम्पियर का या 0 से 3 एम्पियर वाला जो एपरेटस है वो यूज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ हम ध्यान रखें कि हमें अच्छे उपकरण का, अच्छे व उपयुक्त उपकरण का चयन करना चाहिए। दूसरा है, प्रायोगिक तकनीक को सुधार कर उसका उपयोग करें। जो अपन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसमें कोई कमी है तो उसको अपन सुधार लें और फिर उपकरण का उपयोग करें। प्रयोग के बारे में अगर जानकारी हमारी नहीं है तो पहले अपन प्रयोग के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें, तत्पश्चात ही अपन एक्सपेरिमेंट को करें ताकि जो भी व्यक्तिगत त्रुटियां हैं वह न्यून हो जाए। बाह्य कारकों की वजह से त्रुटि, तो बाह्य कारकों की वजह से अगर कोई त्रुटि है तो पहला काम तो ये करें कि प्रयोग करने के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जो बाह्य कारकों से कम प्रभावित हो, और इसके बाद भी अगर है तो ऐसी स्थिति में हम आवश्यक संशोधन सूत्र का प्रयोग करके त्रुटि को न्यून कर सकते हैं, कमी को कम कर सकते हैं। यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम एरर, मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम एरर कहते हैं। रैंडम एरर के पीछे कोई रीजन नहीं है, अगर रीजन नोन होता तो वह सिस्टमेटिक एरर में जाता है। अब अगर मुझे नहीं मालूम इसके पीछे कारण क्या है तो ऐसी त्रुटि अगर आती है तो वह रैंडम एरर में आएगी। किसी एक राशि का मापन अपन ने किया है, बारंबार किया है, आज किया है, कल किया, फिर परसों किया, डेली अपन
1 वर्ष तक किसी राशि का मापन करें, तो हमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि प्रेक्षण के मान अलग अलग प्राप्त हों। ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है, कौन सा ऑब्जर्वेशन गलत है। तो ऐसी स्थिति में सभी पाठ्यांकों का अपन सभी जो रीडिंग हमने ली है उनकी अपन एवरेज निकाल लें, औसत निकाल लें, और वो औसत मान जो है वह वास्तविक मान के अत्यधिक निकट होगा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रैंडम एरर है उसको न्यून की जा सकती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा करके। स्थूल त्रुटियाँ, ग्रॉस एरर और पर्सनल एरर में अंतर है। ग्रॉस एरर जो प्रेक्षक द्वारा लापरवाही बरती जाती है उसके कारण है। अब लापरवाही के कई कारण हो सकते हैं। व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से मापा, जो अपन ने मेजरमेंट की टेक्निक है उसको ही गलत काम में लिया है। इंस्ट्रूमेंट ठीक है लेकिन अपन ने उसको गलत तरीके से मापन किया है, तो वह हो जाए। मापन लिखने में गलती, जैसे प्रेक्षण बोला मैंने 24.5 सेंटीमीटर और लिख दिया 2.45 सेंटीमीटर, तो वो मापन लिखने में गलती हुई। अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं गणना करते समय कुछ मान गलत लिख देना। अपन ने कैलकुलेशन करते समय कुछ वैल्यू गलत लिख दी है। मान लो कैलकुलेशन करने समय पाई की वैल्यू है 22/7, अपन ने 7/22 लिख दिया, तो ऐसी कोई मिस्टेक होती है तो उसकी वजह से ग्रॉस एरर होगी। उपकरणों का समायोजन किए बिना ही आप पाठ्यांक ले लिया है। कई एपरेटस ऐसे होते हैं प्रयोग के दौरान जिनको पहले अपन को एडजस्ट करना होता है और फिर रीडिंग लेनी होती है। अगर बिना एडजस्ट किए रीडिंग ले ली तो उसकी वजह से जो एरर आएगी वह ग्रॉस एरर की कैटेगरी में होगी। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर कई प्रकार की त्रुटियों की बात की है। अब ग्रॉस एरर को कैसे कम किया जाए ये अपन देख सकते हैं। तो जो ग्रॉस एरर है हमारी, उसको न्यून करने के लिए हमें जो है निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेक्षण जो है जब अपन पढ़ रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, तो ध्यान से लें। प्रेक्षण को कॉपी में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करते समय सावधानी रखें, ऐसी गलती ना हो 2.45 सेंटीमीटर लिख दिया 24.5 सेंटीमीटर की जगह। कैलकुलेशन करते समय भी विशेष सावधानी रखें। जो भी गणना अपन कर रहे हैं तो गणना करते समय विशेष सावधानी रखें, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि 2 + 2 6 लिख दें जबकि 2 + 2 4 होता है, ठीक है। तो ऐसी जो है मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। साथ में अगर किसी एपरेटस में स्पेसिफिक एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है बिफोर टेकिंग ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण लेने से पहले कुछ विशेष प्रकार के समायोजन उस उपकरण में आवश्यक हैं तो उसको पहले करें और उसके बाद जो है अपन प्रेक्षण लें। तो इस प्रकार से हम इन एरर्स को यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने मापन में त्रुटियों की बात यहाँ पर की है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने एरर्स इन मेजरमेंट जो टॉपिक है उसको यहाँ पर लिया है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि एरर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, त्रुटियों को किस प्रकार से व्यक्त किया जाए, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।